क्या आप ऐसे किसी भाषण की उम्मीद कर सकते हैं गांव तकिए पर लगभग अधलेटे एक नेता के मुंह से, जिसका मजमून कुछ यूं हो। नेताजी, आप इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक थे और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन आप हमारी पार्टी के सबसे खराब अध्यक्षों में से एक थे। ये बात भी मैं जोर देकर कहना चाहता हूं। कहानी कुछ बरस आगे बढ़ती है और यही कथानायक अब नए नवेले अध्यक्ष से कह रहा है कि मुझे शर्म आती है कि मैंने आपको एक गांधीवादी नेता समझा। आपकी हिम्मत कैसे हुई पार्टी का पद देकर मुझे रिश्वत की पेशकश करने की। कैलेंडर में कुछ पन्ने और पलटते हैं। अब नेता एक नई नेता के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये जो आप 6 महीने की मोहलत मांग रही हैं, ये ठीक नहीं है। आपको फैसला करना है, अभी करना है, क्योंकि वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है जिसे हम छोड़ कर आए हैं। 1 घंटे से सब नेता इंतजार कर रहे हैं। आपके पास 5 मिनट का वक्त है और ये जो आप 6 महीने की बात कह रही हैं, उस दौरान कोई और अध्यक्ष बन गया और अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली, तब आप क्या करेंगे? ये गुलाम नबी आज़ाद की कहानी है। अब तक आपने गुलाम नबी आज़ाद के तमाम टीवी और प्रिंट इंटरव्यू देख लिए होंगे, जिसमें उनसे बार बार लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व, सोनिया गांधी के प्रति वफादारी, G23 समूह जैसे सवालों पर पूछा गया होगा। लेकिन लल्लन टॉप के शो का नाम किताबी बातें हैं। यहाँ किताबें पढ़ी जाती हैं और फिर बातें की जाती हैं। किताबी बातें में आज हम बात करेंगे रूपा पब्लिकेशन से आई गुलाम नबी आज़ाद। कभी कांग्रेस के नेता रहे, कभी कांग्रेस के अलग अलग सांगठनिक इकाइयों के प्रमुख रहे, कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे और अब अपनी पार्टी चला रहे नेता। रूपा से आई इस किताब का टाइटल है आज़ाद। ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके कुछ अंश बहुत रोचक लगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध के बारे में 2004 से 2023 के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद से और पार्टी से जुड़े कई प्रसंगों को छोड़ दिया है। मसलन शरद पवार ने जब बगावत की, या 2004 में असल में क्या हुआ, बहुत छू के निकल गए या ना के बराबर जिक्र किया। और एक प्रसंग में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि ये राज कब्र में मेरे साथ जाएगा। अब ये राज क्या है, यहीं से बात खोलते हैं। बात ये चल रही थी कि आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज इस्तीफा देकर दिल्ली क्यों आना चाहते थे और नेहरू उस प्लान के लिए क्यों राजी हो गए थे, जिसमें यह तय हुआ कि आज़ादी के आंदोलन के सेनानी जो अब मुख्यमंत्री के पद पर विभूषित हैं, उनके चलते एक किस्म की संगठन में जड़ता आ गई है। और इसको तोड़ने का फॉर्मूला ये है कि ये सारे स्थापित नेता सत्ता में अपने अपने पदों से इस्तीफा दें, फिर वो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या केंद्र में कैबिनेट मंत्री, और संगठन की जिम्मेदारी निभाएं। इसी के तहत कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ये प्लान सबको पता है, पर इसके पीछे की असल मंशा क्या थी? गुलाम नबी आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सवाल मैंने कांग्रेस के एक ऐसे बुजुर्ग नेता से पूछा जो राष्ट्रपति रह चुके थे, जो हिस्टोरियन के तौर पर ख्याति प्राप्त थे, जो तथ्यों के चुनाव में और उनकी व्याख्या में सतर्क थे। और उन्होंने मुझे कई बार कुरेदने पर कामराज का असली मकसद बताया। लेकिन ये वो सीक्रेट है जिसे मैं अपनी ग्रेव में अपने साथ ले जाऊंगा। अब यहाँ पर जो लोग इतिहास के या राजनीति के विद्यार्थी हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के वो कौन से नेता हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे और हिस्टोरियन भी। नाम है प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के जो इतिहास लिखा गया आधिकारिक, उसको संपादित किया है। और क्या हो सकता है वो अंदेशा? एक थ्योरी तो ये है जो बहुत चलती है कि क्या पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक राह को आसान करने के लिए इन सारे स्थापित नेताओं को किनारे करना चाहते थे। इस तरह की और भी थ्योरीज चलती हैं जिसमें इनका खंडन भी है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने सिर्फ संकेत भर किए, पर हर जगह संकेत नहीं है। जैसे नरसिम्हा राव के खिलाफ बगावत, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं राव साहब ने मुझे बहुत मान दिया, कैबिनेट में जगह दी,
मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, परफॉर्म करने का मौका दिया। लेकिन संगठन के काम को लेकर वो संकोची रहते थे, टालम टोल में रहते थे। हम, माधवराव सिंधिया और कई नेता बार बार जाते थे कि आप चूंकि सरकार चलाने में व्यस्त हैं, ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस के संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले और प्रदेश के स्तर पर अध्यक्ष नियुक्त किए जाएं, बदलाव हो और राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्किंग प्रेसिडेंट हो जो इस काम को देखे। नरसिम्हा राव ने आंखें मूंदी और कहा, ठीक है, आप लोग कुछ नामों की सूची तैयार करिए और बताइए। कुछ ही सप्ताह में सूची तैयार हो गई। राव को सूचित किया गया। राव ने कहा, एक काम करिए, इसे मेरे कंप्यूटर में फीड करवा दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इनके बारे में पढ़ूंगा और फैसला कर लूंगा। ये काम भी कर लिया गया बड़ी मशक्कत के साथ। कई महीने बीत गए लेकिन कोई ऐलान नहीं हुआ। फिर ये जो सारे नेता थे, इन्होंने राव को घेर लिया एक दिन और कहा, आपने अभी तक फैसला नहीं किया। राव का जवाब था कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते मेरे कंप्यूटर से वो लिस्ट इरेज हो गई है, आप दोबारा फीड कर दीजिए। माधवराव सिंधिया ये जवाब सुनकर भड़क गए और इनकार कर दिया। तब गुलाम नबी आजाद ने नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, कांग्रेस से आने वाले कद्दावर नेता जितेंद्र प्रसाद का दामन थामा। नए सिरे से सूची फीड की गई। प्रदेश अध्यक्षों की सूची में भी कुछ नाम और जोड़ दिए गए, लेकिन राव ने कोई फैसला नहीं लिया। लोकसभा का चुनाव आ गया। कांग्रेस बुरी तरह हारी, 140 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद फैसला हुआ कि जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया जाए। वो चिट्ठी भी नरसिम्हा राव कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत से रवाना हो गई। उसके बाद हुई CWC की मीटिंग और इस मीटिंग में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे का मुहावरा इस्तेमाल करते हुए गुलाम नबी आजाद लिखते हैं, मुझे ही जिम्मेदारी दी गई आरंभिक प्रस्ताव की। और तब गुलाम नबी आजाद बोले, प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। आपने पहली ऐसी कांग्रेस सरकार 5 साल चलाई जिसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं हासिल था, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर आपका प्रदर्शन खराब रहा। हम बार बार आपसे अपील करते रहे लेकिन आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अपने भाषण के आखिरी में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि हम अगले ही बरस आज़ादी के 50 वर्षों का उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसे में मैं नए अध्यक्ष के तौर पर उस नेता का नाम प्रस्तावित करना चाहता हूं जो ओबीसी समाज से आता है और आज भी गांधीवादी टोपी पहनता है। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने नाम प्रस्तुत किया बिहार से आने वाले अपने पुराने साथी, बुजुर्ग साथी सीताराम केसरी का। आजाद कहते हैं कि मेरे भी साथियों को जो CWC में मौजूद थे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि विवाद ना हो, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयासबाजी ना हो, इसलिए मैंने केसरी का नाम प्रस्तावित कर दिया। ये किताब का एक दिलचस्प पहलू है। दूसरा पहलू, सीताराम केसरी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वो चाहते थे कि बाकायदा CWC और तमाम मेंबरों के चुनाव हो। कलकत्ता में इसके लिए अधिवेशन हुआ। तब तक इनकी और गुलाम नबी आजाद की जो चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे खटक चुकी थी। और खटक का प्रसंग क्या था? बोगस वोट, फर्जी वोट तैयार किए गए थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे जितेंद्र प्रसाद। शिकायतें आई कि जितेंद्र बाबू ने अपने वोटरों को तो तय तारीख के बाद भी फॉर्म भरने दिया और जो उनके विपक्षी खेमे के लोग हैं उनके तय तारीख तक के फॉर्म भी तकनीकी आधार बताकर खारिज कर लिए गए। गुलाम नबी आजाद ने अपने कारिंदे भेजे। जब वो लखनऊ पहुंचे तो जितेंद्र बाबू उत्तर प्रदेश में किसी जिले के दौरे पर थे, वहां से सूचियां उठा ली गईं। ऐसी ही शिकायत भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के सदर में की थी और इल्जाम लगाया था कि भजन लाल ने फर्जी वोटर लिस्ट, फर्जी मेंबर तैयार कर लिए हैं। वहां से भी सूची मंगवाई गई। भजन लाल वाली पेटी खुली तो पता चला कि शुरू में जो नाम हैं वो तो नए मेंबरों के हैं, लेकिन जो पुराने नाम हैं वो 1972 के जमाने के मेंबरों के हैं। उस सूची को बदला गया। भजन लाल नाराज हुए, भूपेंद्र हुड्डा संतुष्ट हुए, आदि इत्यादि। सीताराम केसरी फिर पहुंचते हैं एक रोज गुलाम नबी आजाद के पास। गुलाम नबी आजाद खड़े होते हैं, उन्हें कुर्सी ऑफर करते हैं तो कहते हैं, अरे अरे आप हमारे मित्र हैं, यही मसनद गांव तकिए पर बैठ जाते हैं। और ये मसनद गांव तकिए का हिसाब सीताराम केसरी का हमेशा से था। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तब भी उनके बैठक खाने में जमीन पर गद्दे बिछे रहते थे। कभी लॉन में किसी से बतियाएं तो कुर्सियां रख दी जाती थी। बहरहाल वो पहुंचे और उन्होंने फुसफुसाहट के स्वर में गुलाम नबी से कहा कि ये जो सूचियां बदल रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैं चाहता हूं ऐतिहासिक चुनाव हो, मंशा है कि सबसे बड़े मार्जिन से जीतूं। और
अगर ऐसा होता है तो मैं आपको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाऊंगा। तब गुलाम नबी आजाद भड़कते हैं। मैं आपको वर्बेटम शब्दशः बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या। आई शाउटेड, लानत है उस दिन पर जिस दिन मैंने आपको गांधीवादी समझकर आपका नाम प्रेसिडेंट के लिए CWC में प्रपोज किया। आई कर्स दैट डे व्हेन आई थिंकिंग दैट यू आर अ गांधीयन हैड प्रपोज्ड योर नेम फॉर AICC प्रेसिडेंटशिप इन द CWC मीटिंग। आजाद लिखते हैं कि उसके बाद सीताराम केसरी के तेवर कुछ ढीले पड़े। उन्होंने मुझे समझाने बुझाने की कोशिश की। फिर ये कलकत्ता पहुंचे, वहां पर अधिवेशन हुआ, नाराज से रहे। ऐलान हुआ CWC के लिए चुनाव होगा। गुलाम नबी आज़ाद पर्चा नहीं भरना चाहते थे, समर्थकों के दबाव में पर्चा भरा। होटल में बैठकर हिंदी फिल्में देखते रहे क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे। पर वहां से फोन आया कि बधाई हो, आप जीत गए। और फिर फोन करने वाले ने यह भी कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी आपसे बात करेंगे। सीताराम केसरी फोन लाइन पर आए और गुलाम नबी आज़ाद से कहा, बधाई हो, तुम जीत गए हो और मैं हार गया हूं। पर यह रात अभी एक और फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। सीताराम केसरी ने पेशकश की थी गुलाम नबी आज़ाद को कि मेरे साथ मेरे पर्सनल एयरक्राफ्ट से वापस दिल्ली चलो। केसरी को आज़ाद ने कहा कि अगले दिन यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक भोज रखा है, मैं उसमें शामिल होने का कॉल दे चुका हूँ। लेकिन रात में गुलाम नबी आज़ाद को उनकी पत्नी का फोन आया और कहा कि सीताराम केसरी आए थे। पता चला कि वो एयरपोर्ट से सीधे गुलाम नबी आज़ाद के घर पहुंचे, अपना पसंदीदा चिकन सूप पेश करने की फरमाइश की और उसके बाद कहा, बिटिया, बेटा जीत गया और तुम्हारा चाचा हार गया। गुलाम नबी आज़ाद ये पूरा प्रसंग बताते हैं और बाद में अफसोस भी जताते हैं कि किस तरीके से गुलाम नबी और दूसरे नेताओं ने सीताराम केसरी को पार्टी से अध्यक्षी का पद छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि मार्च 1998 में आए चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने खराब परफॉर्मेंस की थी। अब यहाँ CWC की एक मीटिंग का और वो जिक्र करते हैं जिसमें सीताराम केसरी को हटाए जाने के प्रस्ताव के साथ साथ बात यह हुई कि नया अध्यक्ष कौन बने। जिस कलकत्ता अधिवेशन का मैंने जिक्र किया उसमें सोनिया गांधी पहली मर्तबा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में राजीव गांधी की हत्या के बाद आ चुकी थी, लेकिन वो पार्टी में शामिल होने पर अभी मन नहीं बना पाई थी। हालांकि 1998 के चुनाव में उन्होंने दक्षिण भारत के और दिल्ली समेत कुछ एक उत्तर भारतीय राज्यों में प्रचार जरूर किया था। सीताराम केसरी वाला प्रसंग अब बीतने वाला था, वो बगावत आगे बढ़ने वाली थी। गुलाम नबी आज़ाद से पहले कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं सोनिया गांधी के घर और कहते हैं कि आप चलें और पार्टी की अध्यक्ष बने। एक रेजोल्यूशन उससे पहले पास होता है और उस रेजोल्यूशन में भी चेंज ऑफ लीडरशिप की बात कही जाती है। इस रेजोल्यूशन के बाद शरद पवार और AK एंटनी, उनको जाना था अकबर रोड 24 से 10 जनपद। उम्मीद थी वो 10-15 मिनट में हामी लेके आ जाएंगे, पर 1 घंटा बीत गया, कोई जवाब नहीं। तब गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, देखा ड्राइंग रूम में एक तरफ सोनिया बैठी हैं, सोफे की दूसरी तरफ शरद पवार और AK एंटनी बैठे हैं। और तब उन्होंने पूछा तो मैडम ने कहा कि मुझे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए इस बात पर अपना फैसला करने के लिए। अब इस पर गुलाम नबी आज़ाद लिखते हैं, I then asked Sonia ji what the problem was. She said that she wanted time to think. I asked her how much time she needed. She said 6 months. We could not wait for 6 months since the CWC meeting was on and we had to decide immediately. I pointed out. और फिर उन्होंने पूछा, ये मैं बीच बीच में अंग्रेजी बता रहा हूँ, जैसी लिखिए, बाकी तो अपन हिंदी में ही बताएंगे। First tell me madam, are you willing to join politics? I asked. She answered in the affirmative. उन्होंने हामी भरी और कहा लेकिन मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। और तब गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, राजनीति में 6 महीना एक लंबा वक्त होता है, अभी जगह खाली है, हो सकता है 6 महीने के बाद ये खाली ना रहे, हो सकता है कोई एक योग्य व्यक्ति आ जाए पार्टी का मुखिया बनके और 6 महीने बाद वो ये पद छोड़ने को राजी ना हो। आपको अभी तय करना है, इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत महत्व है। सोनिया गांधी ख्यालों में खो गईं। 5 मिनट बाद उन्होंने कहा हाँ। ये गुलाम नबी आज़ाद के प्रसंग हैं, और भी कई प्रसंग बताते हैं। एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग है कि कैसे उन्हें उत्तराखंड में पार्टी का प्रभारी बनाया गया। बहुत चिरौरी के बाद नारायण दत्त तिवारी, जो मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के पहले कई दफ़ा मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो सिर्फ एक सभा में आए जिस सभा में सोनिया गांधी आ रही थी। सारी मेहनत हरीश रावत और इंदिरा हृदय जैसे नेताओं ने की।
पार्टी को बहुमत मिल गया। बहुमत के बाद प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने गए। कहा कल सुबह देहरादून जा रहा हूं, विधायक दल की बैठक होगी और हरीश रावत के पक्ष में ज्यादातर विधायक हैं। सोनिया गांधी ने कहा ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बार नारायण दत्त तिवारी जी से भी मिल लीजिएगा। आजाद कहते हैं कि मैं चौंका, पर मुझे लगा कि मैडम की मंशा होगी कि सबको साथ लेकर चला जाए। सोनिया ने कहा भी कि वरिष्ठ नेता हैं, बाद में कुछ बयान वगैरह देंगे तो दिक्कत होगी। गुलाम नबी आजाद एनडी तिवारी के घर पहुंचते हैं और पाते हैं कि वो तो सोने के लिए जा चुके हैं। जोर देकर उन्हें जगाया जाता है। वो अपने शयन कक्ष के कपड़ों में ही नीचे आते हैं। मामला पूछते हैं। गुलाम नबी आजाद बताते हैं ये तय हुआ है और कल सुबह हम हरीश रावत के नाम का ऐलान कर देंगे। तिवारी जी हाँ हूं कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहते। वो अपना कहना बचा कर रखते हैं अगली सुबह के लिए। गुलाम नबी आजाद सोनिया को फोन पर ब्रीफ करते हैं, पर सुबह सोनिया गांधी के फोन से ही उनकी नींद खुलती है और उन्हें तलब किया जाता है। पता चलता है कि उनसे पहले नारायण दत्त तिवारी भी सोनिया गांधी से आकर मिल चुके हैं और तब सोनिया गुलाम नबी से कहती हैं कि तिवारी जी आए थे और इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और अब उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। आजाद को समझ में नहीं आता इस बदलाव की वजह क्या है और हरीश रावत, जिन्हें वो एक रात पहले फोन पर ये बधाई दे चुके थे कि तुम्हारा नाम लगभग तय है, उन्हें क्या कहा जाए। इस तरह के कई राजनीतिक उठापटक के प्रसंग हैं जिनका गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में जिक्र किया। बताया कि किस तरह से दिल्ली के नेताओं ने उन्हें सेट करने के लिए मैडम को यह समझाया कि जम्मू कश्मीर में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जाए। वो गए और पार्टी जिसके ज्यादातर हरावलदस्त थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी नई पार्टी पीडीपी में चले गए थे, उसे कैसे खड़ा किया और कैसे पार्टी नंबर 2 बनाया। ये भी बताया विस्तार से कि चुनाव के जब नतीजे आए जम्मू कश्मीर के और त्रिशंकु विधानसभा थी तो फारूक अब्दुल्ला ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में तमाम निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के विधायक सरकार के लिए ज़रूरी आंकड़ा दस्तखत समेत गवर्नर को देने के लिए तैयार हो गए, नंबर जुटा लिया। फिर इनको लगा कि पुराने रिश्तों को मान दिया जाए, क्या ही बढ़िया हो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी भी इस सरकार में शामिल हो। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को पूरी बात बताई। सईद बोले ठीक है, मुझे 2-4 दिन का वक्त दीजिए और तब तक आप गवर्नर से मिलना मुलतवी कर दीजिए। उन्होंने सोनिया गांधी को सूचित किया। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद को इस सरकार में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में जब उन्हें यह बताया गया कि गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री होंगे तो बकौल आजाद मुफ्ती मोहम्मद सईद सोनिया गांधी के सामने भड़क गए और कहा कि यह बात तो मुझे फोन पर भी बताई जा सकती थी, दिल्ली बुलाकर बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी। आजाद कहते हैं कि इसके बाद तय हुआ फॉर्मूला कि 3-3 बरस, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा 6 साल की होती थी और 3-3 बरस में पहले वो मुफ्ती मोहम्मद सईद बन गए और आज़ाद के मुताबिक ये उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी गलती थी। गलतियों की बात कर रहे हैं तो उनके इस तरह के प्रसंग भी आते हैं कि जब उन्हें विधानसभा के चुनाव के दौरान भटकना पड़ता था, कभी किसी रेस्ट हाउस में फंस गए, बहुत मच्छर हैं, कभी लाइट चली गई। इस तरह के भी राजनीतिक जीवन से जुड़े प्रसंग हैं। एक प्रसंग है जब वो लीबिया के तानाशाह कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के न्योते पर वहाँ पहुँचे। किस तरीके से सहरा में, बिल्कुल रेगिस्तान में टेंट लगा और आलीशान किस्म का टेंट, और उसमें जाकर वो मिलते हैं और कहते हैं आपके लिए मैंने रात्रि भोज रखा है, आप जरूर आइएगा, पर माफ करिएगा मैं नहीं आ पाऊंगा। गुलाम नबी आजाद पूछते हैं कर्नल गद्दाफी आप क्यों नहीं आ पाएंगे, तो साथी बताते हैं कि जान का खतरा है, पर निश्चिंत रहिए वहां पर कर्नल गद्दाफी सा एक व्यक्ति होगा। जब वो शाम को उस डिनर में पहुंचे तो उनका अंदेशा गलत था, क्योंकि कर्नल गद्दाफी तो खुद वहां मौजूद थे। लेकिन जब वो उस व्यक्ति से बात करने गए और जैसे ही उसने एक वाक्य बोला, आजाद समझ गए ये कर्नल गद्दाफी का हमशक्ल है, उनसे कुछ 1 इंच छोटा है और आवाज तो इसकी बिल्कुल ही अलग है। कर्नल गद्दाफी के कई किस्से आपने दुनियादारी में सुने हैं। अतरंगी तबीयत वाला इंसान, ये वही कर्नल गद्दाफी है जिनके नाम पर लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम बना, जहां पर 1992 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। 1996 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें रणतुंगा के नेतृत्व में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो मार्क टेलर की कप्तानी में खेल रही थी। गुलाम नबी आजाद की आप किताब पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी कि कांग्रेस छोड़ने का प्रसंग या फिर धारा 370 और 35A को निष्प्रभावी करने के अमित शाह के प्रसंग पर उन्होंने क्या लिखा। वो विस्तार से लिखते हैं कि हमें ये जानकारी थी कि ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोरों को, इस पर जम्मू कश्मीर को लेकर कोई प्रस्ताव अमित शाह पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने जब भाषण पढ़ा तो सन्नाटा छा गया और मैं फौरन इसके विरोध में जाकर वेल में बैठ गया।
जबकि मैं राज्यसभा में नेता था अपनी पार्टी का। मैं 3 घंटे तक धरने पर बैठा रहा। फिर एक नेता आए, उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके बतौर नेता प्रतिपक्ष जो आपको कमरा कक्ष आवंटित है उसका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके पेशाब घर में जा सकता हूँ। वहां गए तो उन्होंने टीवी देखी। टीवी पर नजर आया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में उनका वेल में धरने पर बैठना नहीं दिखाया जा रहा। वापस आए कुछ नेताओं ने कहा ऐसे प्रदर्शन का क्या फायदा जिसको जनता नोटिस ही नहीं कर पा रही है। तब उन्होंने पर्ची भिजवाई देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं। उनको संदेश दिया गया बोलना है तो अपनी सीट पर वापस आइए। गुलाम नबी आजाद वापस आए, उन्होंने अपना भाषण दिया। आजाद रेखांकित करते हैं कि जब वो नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे थे तो उनकी पार्टी के कई सांसद उनके साथ थे, लेकिन विरोध के दौरान जयराम रमेश अपनी सीट पर बैठे रहे। गुलाम नबी आजाद उस प्रसंग का भी जिक्र करते हैं जिसे याद करके उनके विदाई समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। जब आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब पर्यटकों से भरी एक बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। बस में सवार यात्री गुजरात के थे और जब उनके शव को वापस भेजा जा रहा था तो गुलाम नबी आजाद उस प्लेन में चढ़े उनके परिजनों के सामने और बोले आप कश्मीर घूमने आए थे और मैं अब कश्मीर से आपके परिजनों की लाश भेज रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और ये कह के वो फूट फूट कर रोने लगे। गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी के साथ अपनी कई मीटिंग्स का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि पार्टी लाइन से इतर वो मेरे दोस्त हैं, इसीलिए अलग से एक तस्वीर दोनों की गलबहियां करते हुए भी इस किताब में प्रकाशित की गई है। और आखिरी में आता है वो प्रसंग G23 वाला प्रसंग कि किस तरह से उनकी जब सदस्यता पूरी होती राज्यसभा में और जम्मू कश्मीर की विधानसभा तब अस्तित्व में नहीं थी, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका था, नए सिरे से विधानसभा का गठन होना था, तो उन्हें कहीं और से ऑफर नहीं किया गया, उन्होंने इसके बारे में बात भी नहीं की, उन्हें CWC से भी हटा दिया गया। वो लगभग 6 महीने बिना काम के बैठे रहे और तब अगस्त के महीने में उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा और उनको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया गया, बल्कि उन पर कई लांछन जरूर लगाए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हमारी मंशा सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करने की होती तो फिर हम उन्हें चिट्ठी लिखकर पार्टी में सुधारों के बारे में क्यों बात करते। गुलाम नबी आजाद के कई राजनीतिक प्रसंग इस किताब में हैं। हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की। किताबों के बारे में बातचीत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा लल्लन टॉप के इस नए नवेले प्रोग्राम में जिसका नाम है किताबी बातें। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।